Role in patient and client management. Physical therapists are healthcare professionals who maintain, restore, improve movements, activity, and health, enabling an individual to have optimal functioning and quality of life. Physical therapists evaluate, diagnose, manage individuals of all ages who have impairment, activity limitations, and participation restriction. ठीक है, होता क्या है कि ये जनरली फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल क्या है वो बताया हुआ है कि फिजिकल थेरेपिस्ट फंक्शनल एक्टिविटी को इम्प्रूव करवाते हैं, रिस्टोर करवाते हैं, और एक एक सीरीज है कि फिजिकल थेरेपिस्ट इवेल्युएट करेगा, डायग्नोज करेगा और मैनेज करेगा हर इंडिविजुअल को उसकी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, प्रोफेशनल रोल, वाइटल प्रोवाइडर्स ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड हैबिलिटेशन सर्विसेज and prevention and risk reduction services. Other professionals' role of physical therapists includes providing consulting, education, research and administration services. अब हम स्टार्ट करते हैं रोल इन पेशेंट एंड क्लाइंट मैनेजमेंट में क्या क्या फिजिकल थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Physical therapists provide care to patient, client of all ages who have impairment, activity limitations, and participation restrictions due to musculoskeletal, neuromuscular, cardiovascular, pulmonary, or integumentary disorders. Following the patient's client management model, physical therapists design individualized plan for care based on their clinical judgment. फंक्शंस को रिस्टोर करना, इम्प्रूवमेंट करना, फिजिकल थेरेपिस्ट का बेसिकली क्या काम है वो आपको एज अ क्लाइंट मैनेजमेंट, जब आपका डायरेक्टली पेशेंट और फिजिकल थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप होता है तो हर किसी को पता है कि बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट उसको क्या करना है। ये जो नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके न्यूरोमस्कुलर, मस्कुलोस्केलेटल, ये उस 8 डोमेन्स में आते हैं, वही 8 डोमेन जिसमें आप अलग से काम डायरेक्ट एक्सेस का रखते हैं, वो 8 डोमेन जिसमें काम कर सकते हैं, वो 8 के 8 डोमेन इसमें शामिल है। Physical therapist can help prevent a targeted health condition in a susceptible or potentially susceptible population or individual through risk identification and strategies, play an important role in limiting person's degree of disability through restoration, maintenance of functions in patients, client with chronic health condition to allow optimal performance and participation. जो कंडीशन बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपका ये रोल है एज अ क्लाइंट मैनेजमेंट, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो पेशेंट अगर क्लिनिक पे आ रहा है तभी एक फिजिकल थेरेपिस्ट का काम बनता है। बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं या कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जाके अवेयरनेस प्रोग्राम देने होते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है, टारगेटेड पॉपुलेशन है कि यहाँ पे ये कंडीशंस हो सकती हैं, पोस्चर रिलेटेड हो सकती है। कुछ स्कूल्स में जो है आप बता सकते हैं कि हैवी बैग्स क्या क्या कॉज कर सकते हैं, जिस तरह लड़कियां एक ही शोल्डर पे, अब तो लड़कियां लड़के दोनों ज्यादातर एक ही शोल्डर पे बैग कैरी करते हैं, तो वो शोल्डर ड्रॉप के केसेस हो सकते हैं। दोनों पे लेना चाहिए या किस तरह लेना चाहिए कि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये सारी कंडीशंस के आपको ना सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करना है बल्कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी डेवलप करना है कि किस तरह आप अवेयरनेस दे सकते हैं किसी भी कंडीशन के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। The foundation of physical therapist scope practice is essentially linked to the process required to manage the patient. For the physical therapist, the professional has outlined the following element of patient. अब क्या क्या करना होता है जब आपके पास एक पेशेंट आ गया, अब आपको उसको मैनेज करना है, अब आप उसका कैसे ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करेंगे, तो करना क्या क्या होता है, एक जो फॉलो अप है वो किस तरह किन एलिमेंट्स को फॉलो करके बनाना है। एग्जामिनेशन होगी, इवेल्युएशन होगी, फिर डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, इंटरवेंशंस एंड आउटकम असेसमेंट। ये सारा वो क्राइटेरिया है कि आपको बीइंग अ क्लाइंट मैनेजर आपको ये फॉलो करवाना है। Through execution of this process, the physical therapist determines whether physical therapist services are needed and develop the plan of care in collaboration with patient, client और caregiver. ये
सारा जो है जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आप एक स्ट्रेटेजी बना के, मतलब एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान बना रहे होते हैं, उसके बाद एक प्लान ऑफ केयर गाइड करना होता है पेशेंट को, और जो अगर पेशेंट नहीं कर सकता तो जो भी उसका अटेंडेंट है उसको। अब एलिमेंट्स क्या क्या है उसको और उनको किस तरह फॉलो करना है, ये इंडिविजुअली जो एलिमेंट्स है एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस, ये इंडिविजुअली करते जाएंगे कि आपको इनमें किन किन चीजों पे फोकस किस तरह करना है। इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। अब कैसे है? इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लिनिकल जजमेंट बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन डेटा टू क्रिएट अ प्रॉब्लम लिस्ट फॉर ईच पेशेंट। हर इंडिविजुअल हर एक कंडीशन को अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब पेशेंट आया, आपने उसकी एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन के बाद आप जो क्लिनिकल जजमेंट दे रहे हैं उसके एग्जामिनेशन के डेटा पे कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम है, वो आपकी कहलाता है इवैल्यूएशन। Because this list may include problem that requires referral the patient to other professionals, the physical therapist first must establish which problem fall within the scope of practice of physical therapy, and for those determines whether the problem required the skilled service of a physical therapist. This is a decision making point, ठीक है। इवेल्युएशन के बाद आपको पता चलता है कि आप इस वक्त जो पेशेंट जिस कंडीशन के साथ आया है, इधर उसको रेफर करना है किसी और सर्विस में, या उसको स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए। स्किल्ड प्रोफेशनल की बात मैं क्यों कर रही हूँ? जब एक जनरल ओपीडी में आता है पेशेंट तो आप जनरली उसको देख रहे होते हैं। हमने जब वो 8 डोमेन्स पढ़े थे कि जो भी कार्डियोवैस्कुलर, वेस्कुलर, इंटीग्यूमेंट्री, मैंने आपसे उस वक्त आपसे कहा था कि जो स्किल्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन 8 डोमेन में इंडिविजुअली स्किल्ड लेना, मतलब रेस्पिरेटरी में तो सिर्फ रेस्पिरेटरी में स्किल्ड काम करना। तो आपको या तो रेफरल चाहिए किसी और फिजिकल थेरेपिस्ट से ही रिलेटेड उसकी कंडीशन के हिसाब से, या आप उसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं, या आप उसको, अगर वो आपके मतलब का काम नहीं है तो आप उसको मतलब फिजिकली बेस्ड काम नहीं है तो उसको आप रेफर कर देंगे। द एंड प्रोडक्ट ऑफ इवेल्युएशन इज अ डायग्नोसिस। जब आप उसको प्रॉपरली एवेल्युएट कर लेंगे, अब आपने डायग्नोज कर लिया है कि उसको कंडीशन क्या है, which is the term for problem that have been categorized into defined clusters, syndromes and categories. अब हम आ गए हैं डायग्नोसिस पे। एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन हो गया, आपने प्रॉपरली उसका असेसमेंट करके एक उसकी कंडीशन को इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करके आपने एक डायग्नोसिस बता दिया कि अब इसको ये कंडीशन है, डिसाइड भी कर लिया कि उसको रेफर करना है या उसको स्किल्ड फिजिकल थेरेपिस्ट चाहिए, या आप उसको खुद ट्रीट कर सकते हैं, ये भी डिसाइड हो गया। अब आ गए हैं हम फॉर द प्रोफेशनल एज अ होल। फिजिकल थेरेपी डायग्नोसिस अचीव्स द फॉलोइंग। डायग्नोसिस क्या करता है? Diagnosis eliminates the search for a common treatment for all patients because diagnosis decreases generalization of clinical problem. It provides an experiential basis rather than hypothetical mechanism in which to ground physical therapy theory. अब डायग्नोसिस ने क्या किया, हम एक डायग्नोसिस की तरफ इसलिए जाते हैं ताकि हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस खत्म हो जाए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये चीज, ये कंडीशंस इसको हो सकती हैं। जब हम प्रॉपरली उसका एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन कर लेते हैं तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में से एक डायग्नोसिस निकालते हैं कि अब इस डायग्नोसिस का ये ट्रीटमेंट होगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं। तो डायग्नोसिस एलिमिनेट कर देता है आपकी बाकी कंडीशंस को, ठीक है, बेसिकली। और उसके बाद डायग्नोसिस जो होता है वो आपका जो है एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। अब आते हैं डायग्नोसिस एज अ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हम लोग बात करते हैं ओवर द ईयर अ वैरायटी ऑफ मॉडल एंड अप्रोचेस फॉर जनरल क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इन फिजिकल थेरेपी have been presented in addition to specific framework for particular diagnostic group. Steiner et al. Suggested a patient-centered clinical problem-solving process that incorporates the International Classification of Functioning, Disability and Health model devised by the World Health Organization.
हम लोगों को क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में कुछ मॉडल WHO ने बताए हैं, जिस तरह जो है ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ है, जिस तरह ICF मॉडल है जो WHO ने बनाया है। इसको फॉलो करते हुए स्टीनर एट ऑल, मतलब इसके साथ कुछ लोग और भी, एट ऑल का मतलब है कुछ और लोगों ने भी इसके साथ काम किया है। स्टीनर एट ऑल क्रिएट्स द रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्म। RPS मतलब rehabilitation problem solving. The form is helpful for discussing the process of clinical decision making that is consistent with other models used to guide physiotherapists. इसने rehabilitation के लिए एक फॉर्म डिजाइन किया कि ये हमारे लिए आसान होगा किसी की कंडीशन को, किसी भी डायग्नोसिस को आगे ले जाने के लिए। उसने फॉलो किया था ICF मॉडल को। ICF मॉडल जिस तरह ICF है और नेगी का मॉडल, इस तरह के जो मॉडल्स हैं उसको। अब फॉर्म में क्या था, जो फॉर्म उसने बताया था RPS, उसमें था रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्म। द फॉर्म इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड हेल्थ मॉडल। द फॉर्म हैज 3 पार्ट्स। इसके फॉर्म में 3 पार्ट्स थे। A header in which basic information is recorded, a section in which patients or relatives state that perception of the problem, और एक सेक्शन था in which healthcare professional analyzes a presentation। लेकिन इसके फॉर्म में एक मसला था, इसका फॉर्म जो है ना लीनियर प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा था कि आपका जो कंडीशन है वो रिलेटिव्स और आपकी एनवायरनमेंट में एक लीनियर रिलेशनशिप बना रही थी। लेकिन बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट हम लोग जो है बात कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, कि कोई भी कंडीशन सिर्फ पेशेंट सेंटर्ड नहीं होती, उसकी डिफरेंट कंडीशंस पे बेस करती है। बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमें उनकी कॉम्प्लेक्स एरियाज पे भी फोकस करना होता है। इसलिए इस फॉर्म के साथ साथ एक और फॉर्म डिसाइड किया गया था, उसको भी ये लोग डायग्नोसिस के लिए यूज करते थे फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस इज डिटरमिनेशन ऑफ प्रिडिक्टेड ऑप्टिमल लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट इन फंक्शन। प्रोग्नोसिस होता है कि आपने जो ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया है उसमें आप बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट प्लान आप जब अप्लाई कर रहे होंगे तो उसकी इस ट्रीटमेंट के कितनी ड्यूरेशन बाद उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और किस तरह का इम्प्रूवमेंट आएगा। अब प्रोग्नोसिस चीजों पे बेस करता है, स्पेसिफिक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स, द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इंटरवेंशंस selected to meet goals, the expected outcome, the optimal level of improvement expected। ये पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं आप जब प्रोग्नोसिस डिसाइड कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो ये पॉइंट्स आपके प्रोग्नोसिस वाले कॉलम में मौजूद होने चाहिए। प्रोग्नोसिस के बाद हम जो ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर रहे हैं आपके क्लाइंट मैनेजमेंट में, उसके बाद आता है डिस्चार्ज कब देते हैं आप पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट प्लान से। Discharge is the process of ending physical therapy services provided during an episode of care because the anticipated goals and expected outcome of treatment have been achieved. It's obvious discharge आप जब दोगे पेशेंट को, जब जो आउटकम आपने निकाला है कि आपके ट्रीटमेंट से उसको ये आउटकम मिल जाएगा, इस टाइम में उसको ये रिलीफ मिल जाएगा, ये फिजिकल एक्टिविटी रीस्टोर हो जाएगी, जब वो अचीव हो जाएगी तो आप उसको अपने ट्रीटमेंट प्लान से डिस्चार्ज दे देंगे। फिर वो बेस करता है आप उसको होम प्लान के साथ डिस्चार्ज दे रहे हैं या होम प्लान रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। डिस्चार्ज डज नॉट अकर विद अ ट्रांसफर, दैट इज व्हेन द पेशेंट इज मूव्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन द सेम सेटिंग और अक्रॉस सेटिंग ड्यूरिंग अ एपिसोड ऑफ केयर। Facilities specific or pair specific documentation may need to be met regarding the conclusion of physical therapy services as the patient moves between sites or across setting during the episode of care। ऐसा होता है आप पेशेंट को अपने पास से ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको ट्रांसफर कहेंगे, रेफरल कहेंगे कि या तो वो थर्ड पार्टी पेयर है, उस आपकी सेटिंग में ट्रीटमेंट नहीं करवाना, किसी दूसरी सेटिंग में या तो ट्रांसफर चाहिए या रेफरल चाहिए, वो ट्रांसफर कहलाता है, रेफरल डिस्चार्ज नहीं कहलाता। डिसकंटिन्यूएशन, एक होता है डिस्चार्ज, एक होता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट। डिस्चार्ज जब देते हैं जब आपके आउटकम्स जो है वो अचीव हो जाएं, उसके बाद आपको पेशेंट को अपना
ट्रीटमेंट प्लान गाइड करके या जरूरत नहीं है तो आप उसको डिस्चार्ज दे देंगे ट्रीटमेंट प्लान से। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट, discontinuation is a process of ending physical therapy service provided during an episode of care because of the following circumstances: the patient, caregiver or legal guardian decline to continue intervention, मना कर देते हैं कि हमें नहीं करवानी तो आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। the patient is unable to continue to progress toward anticipated goals and expected outcome because of medical, psychosocial complication or because financial or insurance resources have been expended. The physical therapist determines that the patient will no longer benefit from the physical therapy. पेशेंट ने डिनाई कर दिया, वो अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए उसने जो है अपने ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर लिया, या फिर आपने जो ट्रीटमेंट प्लान उसको प्रोवाइड किया है वो ट्रीटमेंट प्लान उसको फायदा नहीं दे रहा, जो प्रोग्नोसिस और आउटकम्स बताए थे वो नहीं हो रहा है, इस वजह से डिसकंटिन्यू करते हैं ट्रीटमेंट को। कोड ऑफ एथिक्स, बीइंग अ क्लाइंट मैनेजर आपको किन कोड ऑफ एथिक्स में फोकस करना है? आपको ऑटोनॉमी मतलब अथॉरिटी टू डू फ्रीली, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मैनेज्ड केयर, रिवाइज्ड लिटरेचर मतलब आपका जो लिटरेचर है वो अपडेटेड होना चाहिए, जो भी आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड अपग्रेडेड रिसर्च की बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, बीइंग अ क्लाइंट मैनेजर, regardless of which component of patient client management physical therapist address at any point in time and which model they use in the process, they have making decision at many levels, may present a model for this process that categorize decision along two continuums from familiar to unfamiliar and from standardized to open. अब इसमें आता है कि जो हम क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं वो कुछ क्राइटेरियाज पे बेस्ड है। जो कॉन्टिनेंट्स, जो क्राइटेरिया है वो फेमिलियर, अनफेमिलियर और स्टैंडर्डाइज्ड और ओपन पे है। मतलब इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, फेमिलियर, स्टैंडर्डाइज्ड और फेमिलियर ओपन, और अनफेमिलियर, स्टैंडर्डाइज्ड और अनफेमिलियर ओपन। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेशन, ये एलिमेंट्स हैं कि जो अभी हम एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि बीइंग एलिमेंट्स ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट क्या होंगे: एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, इंटरवेंशंस एंड आउटकम। और जब हम कंसल्टेशन की बात करते हैं तो कंसल्टेशन के फेजेस होते हैं। अब हम आ जाते हैं फेजेस इन कंसल्टेशन: डेटा कलेक्शन, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स थ्रू डायग्नोस्टिक एनालिसिस, setting goals and planning for action, taking actions, cycling feedback and completing the project, and then evaluation. ये जो है पॉइंट्स होते हैं आपके कंसल्टेशन के। जब हम कंसल्टेशन पढ़ते हैं और उसमें जो फेजेस बताए जाते हैं कि ये फेजेस डिस्क्राइब करता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बीइंग अ क्लाइंट मैनेजर आपको इन सारी चीजों को गो थ्रू नहीं करना होता जो आपको बीइंग अ कंसल्टेंट करना होता है। एक तरफ आपका लिखा हुआ है, देखो ये 4 हो गए, जिस तरह हम पढ़ते हैं ये 4 कैटेगरीज हो गई। किस तरह? एक हो गया फेमिलियर और अनफेमिलियर, और एक हो गया आपका स्टैंडर्डाइज्ड टू ओपन। अब हम इसको स्टैंडर्डाइज को फेमिलियर से भी मिलाएंगे और अनफेमिलियर से भी मिलाएंगे, और ओपन को फेमिलियर से भी मिलाएंगे और अनफेमिलियर से भी मिलाएंगे। जिस तरह हम ग्राफ बनाते हैं ये इस तरह डिवाइड किया है। अब हम आते हैं ये कैटेगरीज पे। ये जो कैटेगरीज बनाई हैं इसको कैटेगरीज कह लो, ये एक मॉडल बनाया था, ठीक है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फेमिलियर। स्टैंडर्डाइज्ड फेमिलियर क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड फेमिलियर, द फिजियोथेरेपिस्ट, द पीटी इज फेमिलियर विद द टास्क and there are well understood procedure for the management of individual with this kind of problem. मतलब इसमें क्या है कि आपका जो थेरेपिस्ट है, जो केयर प्रोवाइडर है वो, और जो केयर वसूल कर रहा है, जो पेशेंट है, वो दोनों फेमिलियर होते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसके आउटकम्स क्या होंगे। हम ये एग्जांपल ज्यादा क्लियरली हम लोगों को बच्चों में समझ आएगी, इसलिए हम ज्यादा रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड फेमिलियर में क्या होगा?
अब स्टैंडर्डाइज फेमिलियर में आप जो ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट को, वो उसके बारे में फिजियोथेरेपिस्ट को भी ठीक नॉलेज है कि इसके आउटकम्स क्या होंगे और उसका प्रोग्नोसिस कितने टाइम में होगा, ये सारे आउटकम्स, ठीक है। और यही बात उस केयर प्रोवाइडर ने मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने अपनी ऑडियंस को भी, जिसको वो ट्रीट कर रहा है, उसको भी प्रॉपरली समझा दी है, उसको समझ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों में हमारे पास ज्यादातर डेवलपमेंटल डिलेड के केसेस आते हैं। अब उसमें अंडरस्टूड है कि आपको एक तो कंडीशन वाइज वेरी करता है, वो ठीक है, लेकिन आपको उस पेशेंट के इंडिविजुअल होने के हिसाब से आपको ये अंदाजा है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे और उसका आउटकम कितने अरसे में आ जाएगा, और वो आप प्रॉपरली गाइड करते हैं। क्योंकि रिहेबिलिटेशन, पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन एक लॉन्ग टर्म स्लो प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म जाता है, इसलिए हम उसके जो पेशेंट का जो अटेंडेंट है उसको आप डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो ट्रीटमेंट में कितने दिनों में आउटकम, बेसिकली डेवलपमेंट डिलेड के दिनों की बात नहीं होती, महीनों की बात होती है, तो कितने महीनों में आप आउटकम ले सकते हैं। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है स्टैंडर्डाइज को हम अनफेमिलियर पे बात करें तो इस पे क्या होता है, द फिजियोथेरेपिस्ट अनफेमिलियर विद द टास्क although there are well understood procedure for the management of individual with the kind of problem। इसमें अनफेमिलियरिटी आपके क्लाइंट मैनेजमेंट क्लाइंट की नहीं है, इसमें अनफेमिलियर है आपका थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट कैसे अनफेमिलियर है कि वो जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड तो एविडेंस बेस्ड कर रहा है। एविडेंस बेस्ड कैसे कि हमने, हमारा ये रूल है कि बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के जो भी ट्रीटमेंट आप किसी को भी एडवाइस कर रहे हैं उसका एटलीस्ट रिसर्च सपोर्ट, कोई भी एविडेंस बेस्ड आपके पास क्राइटेरिया हो जिसको लेके आप उस ट्रीटमेंट को आगे किस बेसिस पे आपने ये ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं अगेन, आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह कॉन्ट्रैक्चर के पेशेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चर के बच्चे आते हैं, तो इस तरह में आप डिसीजन नहीं ले सकते। इसमें आपको ये तो पता है कि आप इस पे किस तरह की स्ट्रेचिंग और किस लेवल की स्ट्रेचिंग और किस तरह उसको कॉन्ट्रैक्चर को मैनेज करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके आउटकम्स कितने अरसे में आएंगे और इसके रिजल्ट्स प्रॉपरली आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये आ गई अनफेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी वो कि वो ट्रीटमेंट जिसके बारे में आपने क्लियरली आपने हेल्थ केयर अपने क्लाइंट को प्रॉपरली गाइड किया है, और अनफेमिलियरिटी आएगी उस तरह कि आप किस तरह उसको आप एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उसके आउटकम कितने अरसे में आएंगे और किस तरह के किस लेवल पे जाके आएंगे, हर इंडिविजुअल के हवाले से वो डिफरेंस आ जाता है। फिर हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट, ओपन फेमिलियर और फिर ओपन अनफेमिलियर। ओपन फेमिलियर में आएगा, द फिजियोथेरेपिस्ट हैड वर्क विद task with many of same feature, perhaps psychosocial issues, perhaps complex multi-system pathology, so there is basis on which to begin evaluation and treatment। इसमें क्या है कि आपको पता है कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं और आप अपने क्लाइंट को भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब बात ओपन की आ जाती है तो ओपन की बात में हम करेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट हैज वर्कड विद टास्क। आपको जो काम कर रहे हैं उसको आपके ट्रीटमेंट के अलावा अगर किसी चीज की उसके कल्चर में और उसकी कोई और पैथोलॉजी है उसको लेते हुए उसको किसी चीज की जरूरत है, तो फिर आपको उस अपने ट्रीटमेंट को करवाने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो आप उसको पहले मैनेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी हम बात रिहेबिलिटेशन की करते हैं, जब हमने सब में रिहेबिलिटेशन की बात की है कि डेवलपमेंटल डिलेड वाला बच्चा जो है अगर वो आपके पास आता है हियरिंग डिसऑर्डर्स के साथ, तो फिर आपको हियरिंग एड रिक्वायरमेंट होगी अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप अपने ट्रीटमेंट आगे बढ़ाने की बात नहीं भी करें तो उसकी प्रॉपरली मैनेजमेंट के लिए आपको हियरिंग एड जरूरी होगा। तो वो चीजें प्रोवाइड करना, उसको नॉर्मल लाइफ की तरह किसी भी इम्पेयरमेंट को फंक्शनल रिस्टोरेशन की तरफ लेके जाना आता है ओपन फेमिलियर। फिर हम आते हैं ओपन अनफेमिलियर पे।
The physiotherapist is unfamiliar with the task, which may be very complex, and there are no well understood procedure for the management of individual with this particular set of problem. ये डिसीजंस जो होते हैं ओपन अनफेमिलियर के, कि इसमें ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट जो है आप उसको प्रोवाइड कर सकें। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा होता है वो या तो कहीं से ट्रीटमेंट करवा के आ रहा होता है या वो नया होता है, किसी से गाइडलाइन लेकर आ रहा होता है। अब वो आपको कहता है कि जो है मैं पहले जहाँ ट्रीटमेंट करवाता था वहां पे तो ये भी लगाते थे और ये मशीन भी लगाते थे और हम बात डेवलपमेंटल डिलेट की ही करेंगे। मशीन भी लगाते थे और फिर एक्सरसाइज कराते थे और फिर उसके बाद दोबारा मशीन लगाते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन की तो हम उस पे मोडेलिटीज पे फोकस और ज्यादा कम कर देते हैं, उस पे हम ज्यादा जाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज पे। आपको ये डिसाइड करना है उस वक्त कि आपको सामने बात वाले की डिसीजन पे उसको किस तरह सेटिस्फाई करना है और उसको किस तरह आगे ले उसको क्लाइंट को किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चे को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको वो पे कर रहा था किसी इंश्योरेंस की बेसिस पे, और जब वो उसकी वहां से जॉब खत्म हो गई तो वो आता है आपके पास कि अब तो मैं पे नहीं कर सकता, तो क्या मुझे ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। इस तरह के फैसले जो होते हैं, जो आपके उस वक्त आप बेहतर डिसीजन क्या ले सकते हैं उसकी बेसिस पे होता है कि आपका ओपन अनफेमिलियर डिसीजन क्या होगा। ओपन है और अनफेमिलियर, आपको पता नहीं है उस वक्त आप किस तरह का डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये वो गाइडलाइंस नहीं है जो किसी किताब में लिखी हुई है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां इस तरह का कोई सपोर्टिव एड है तो आप कर सकते हैं, या आप पर्सनली करना चाहें तो पर्सनली कर सकते हैं। ये उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गए चारों जो मॉडल था स्टैंडर्डाइज और ओपन और फेमिलियर और अनफेमिलियर का।